लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को और ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिससे आप कोई भी अपडेट न मिस कर पाएँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके यूथ कंपटीशन के जो आपके वीडियो री एग्जाम के लिए आपकी जो बुक बनाई गई है सामान्य अध्ययन वाली, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये हमारी पहली वीडियो, इसमें हम आपका पूरा इतिहास का टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। और इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले सबसे पहले इतिहास से। इतिहास में हम बात करेंगे सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। और इसमें भी हमारा सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? हमारे पास ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्य पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में, पुरा पाषाण युग में, नव पाषाण युग में। तो हमारे तांबे का पहली बार उपयोग यहाँ पे ताम्र पाषाण युग में किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लग गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़, सिकंदरिया। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़, सिकंदरिया। तो हमारा जो एक लोथल था, ये हमारा हड़प्पा का एक बंदरगाह था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1955-60 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में 223 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा एवं 38 मीटर गहरा गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? हमारे पास ऑप्शन है पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग। तो हम इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोम लोपी ढलाई का प्रयोग किया जाता था नर्तकी की मूर्ति या डांसिंग गर्ल को बनाने के लिए। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई, लास्ट वैक्स, कास्टिंग तकनीकी का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 है, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था? 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था? हिंदी, हिंदवी, अल हिंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हिंदवी है। 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया था। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा संस्कृति की मुहर को टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? ऑप्शन है बाघ, गाय, गैड़ा, हाथी। तो यहाँ पे आपके बाघ, गैड़ा और हाथी इस पे दर्शाए गए थे, लेकिन इस पे गाय को नहीं दर्शाया गया था। हड़प्पा संस्कृति की मुहर टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल की मोहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। इस पर बैल, गैंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी।
टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों से विभाजित था? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हमारे पास ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। तो आपका जो धोलावीरा था ये आपका 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित दीप खादिर में स्थित है। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धोलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की। धोलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो आपके कालीबंगा, रोपड़ और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, जबकि आपका पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लोथल से प्राप्त वस्तु में ईगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्निवेदिका। रोपण से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकांड आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जिसके अध्यक्ष मोगल पित्तिस थे जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है माउंट ऑफ द डेड। इसे हम मृतकों का टीला भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। मोहनजोदाड़ो शब्द का पर्याय मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड होता है। सिंध घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहत स्नानागार मोहनजोदाड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने में पालते थे। यहाँ पे हमें सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो है कि सिंधु लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले थे, इसमें हमारा ये सही है। बाकी यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। मोहनजोदाड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़पुरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का उपयोग किया जाने लगा तथा यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का रूपांतरण है। कई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थी। गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बने बड़े बर्तनों का प्रयोग करते थे। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने का प्रमाण नहीं मिलता है। अतः विकल्प यहाँ पे ए सही है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस.आर. राव, आर.एस. बिष्ट। तो इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पे सी है। एस.आर. राव ने इसकी खोज यहाँ पे की थी। लोथल सैंधो सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है।
लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सगरवाल नामक ग्राम में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1955 तथा 1960 के मध्य एसआर राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई। यहाँ के नगर दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग गढ़ी तथा निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक की प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, गोदीवाड़ा, धान के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 11 है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां से मिला है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां से मिला है? ऑप्शन है बनवाली, चहुदाड़ो, सुक्ता गेंडोर और सुरकोटदा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर इसका सुरकोटदा हो जाएगा। सुरकोटदा से हमारे घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त किए गए थे। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा में शवदान की एक नई विधि कलश शवदान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक यहाँ पे 2 वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है। हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 है, उपनयन समारोह में से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्रमा के औपचारिक दर्शन करवाए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण करवाया जाता है, बच्चे का विवाह किया जाता है। तो उपनयन संस्कार में हमारे बच्चे को एक पवित्र जनेऊ यहाँ पे धारण करवाया जाता है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ, यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों ने इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? सतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, महाभारत से। तो आपका जो सत्यमेव जयते लिया गया है, ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। तो आपके जो वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। वह वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला है। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या का प्रकाशक है। उपनिषद शब्द 3 शब्द उप, नी और सत के संयोजन से बना है। उप से निकट, नी से श्रद्धा, सत से बैठना। अतः उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक परम तत्व का गूढ़ उपदेश सुनने के लिए बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद। तो हमारे जो उपनिषद होते हैं ये ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ है। यह वैदिक वांग्मय के अभिन्न अंग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिरे अकबर नाम से किया। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता के सर्वाधिक महत्व का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। तो यहाँ पे इंद्र का, ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक महत्व है। इनकी महत्ता का अधिक वर्णन किया गया है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत कहा जाता है। इनमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए
250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र को वृत्तासुर, हंता, पुरभिंद, पुरंदर, सोमापा, माधवन आदि नामों से उद्घोषित किया जाता है। प्राचीनतम वेद कौन से हैं? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो आपका जो सबसे प्राचीनतम वेद है ये आपका ऋग्वेद है। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना संभवतः सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया। ऋग्वेद के काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। बाल गंगाधर तिलक वैदिक सभ्यता का आरंभ 6000 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि याकोबी 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। मैक्स मुलर का मत है कि ऋग संहिताओं का काल 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा। तो यहाँ पे अपराध और अपराधी का जिक्र आपके अर्थशास्त्र, न्याय मीमांसा, मनुस्मृति तीनों करते हैं। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदी धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। हमारा प्रश्न नंबर 19 है, सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो आपका सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण मूल पाठ है। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण और कौत्की ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद, सतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद, पंचविश ब्राह्मण या तांडव जमीनीय, अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। हमारा अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि को, मारुति को, इंद्र को, सावित्री को। तो आपका जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है ये आपका सावित्री, आपके सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता, सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। यह आकाश का देवता है जिसे हम सूर्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। तो आपका जो सबसे प्राचीन पुराण है ये आपका मत्स्य पुराण है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसकी संख्या 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान एवं इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया, जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्म, भागवत पुराण सबसे प्रमुख हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराण संभवतः 3 से 4वीं सदी में लिखे गए थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्र वेद, आयुर्वेद, योग वेद। तो आपका जो योग वेद है ये आपका एक उपवेद नहीं है। उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद व शिल्पवेद, स्थापत्य वेद, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद तथा शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, अग्नि के। तो आपके जो वैदिक देवता इंद्र थे या आपके वर्षा या चक्रवात के या फिर युद्ध के आपके देवता थे। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ से बल चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद की रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे महाजनपद काल। महाजनपद काल से सिर्फ हमारा एक ही प्रश्न अभी तक पूछा गया है। हमारा प्रश्न नंबर 24 है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का
क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक, राहुल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपके जीवक थे ये आपके अजातशत्रु जीवक थे। ये राजा बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 4 यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जैन एवं बौद्ध धर्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। प्रश्न नंबर हमारा 25 है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा। तो आपका जो जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत है आपका अहिंसा है, कि आपको यहाँ पे अहिंसा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया। अहिंसा परमो धर्मा। जैन धर्म के 5 सिद्धांत है, अहिंसा, जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य झूठ न बोलना, आस्तीय चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना, ब्रह्मचर्य, किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही। हमारा प्रश्न नंबर 26 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा, गंडक, पुनपुन, निरंजना। तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। उनके गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारा प्रश्न नंबर 27 है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश डैश में दिया था? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश डैश में दिया था? भूम स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा। तो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी आधुनिक नेपाल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता महामाया कोकिल गणराज की कन्या थी। के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। हमारा प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? कश्मीर में, गया में, राजगीर में, पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ। यह संगीत मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में और चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुई। अन्य 3 बौद्ध संगीतों का आयोजन निम्न स्वरूप में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली में सभाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक की शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत 250 से 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मुगल पित्तु अध्यक्ष अशोक का शासनकाल। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में और इसके वाष्मित्र अध्यक्ष थे तथा तनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 29 आ जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो ये आपके 16 टोटल महाजनपद थे जिनका उल्लेख जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 30 है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांच प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया? कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, बामियान में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है, कुशीनगर। दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची
200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया। धातव्य है कि इस प्रोजेक्ट का पुनर्संचालन वर्ष 2019 में शुरू किया गया है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे बी है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नवत हैं। जन्म लुम्बिनी नेपाल 563 ईसा पूर्व, गृह त्याग महाविनिष्क्रमण 534 ईसा पूर्व, ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार, मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। हमारा प्रश्न नंबर 32 है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबौद्ध मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कि महाबौद्ध मंदिर समूह से बौद्ध अपने ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाया गया, जो कि पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपसु व भल्लविक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह का वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 33 है, गौतम बुद्ध ने डैश में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? गौतम बुद्ध ने डैश में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में। तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे सारनाथ हो जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी में दिया। सारनाथ को ऋषिपत्तनम नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया? कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट। तो इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पे कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर में बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर कुशीनारा के नाम से भी इसको पहले हम जानते थे, कुशीनगर में चुंद लोहार के यहाँ सुकम दत्त भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हमारा प्रश्न नंबर 35 है, पाली में बौद्ध धर्म ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है? पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपसाका पिटक, विनय पिटक। तो आपके त्रिपिटक में अभिधम्म पिटक आता है, आपका सुत्त पिटक आता है, आपका विनय पिटक आता है। आपका उपसाका पिटक आपका अभिधम्म पिटक में नहीं आता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थे, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया। इनकी रचना पाली भाषा में की गई। त्रिपिटक में सुत्त पिटक धर्म संबंधी बातों की चर्चा, अभिधम्म पिटक दार्शनिक विचारों का संकलन और विनय पिटक नीति संबंधी बातों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 36 हमारा है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बौद्धों से, कि त्रिपिटक ग्रंथ आपका बौद्धों से संबंधित है। त्रिपिटक पाली, त्रिपिटक शब्द अर्थ है 3 पिटारी, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुदित है। हमारा प्रश्न नंबर 37 है,
ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान, बौद्ध। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध को बुद्ध के रूप में जाना गया था, वहीं आपके महावीर को जिन के रूप में जाना गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष पीपल के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध से एवं तथागत के रूप में जाना गया। हमारा प्रश्न नंबर 38 है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यह निर्माण प्राप्त किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया गया था, इसलिए बौद्ध लोगों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल आपका बोधगया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम के स्थान पर हुआ। तब 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाओं में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 183 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 39 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी तथा उन्होंने पहला धर्म उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाओं में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 40 हमारा है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबसे पहला उपदेश अपना सारनाथ में ही दिया था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अतः यह स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 41 है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है मनुष्य जीवन में सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है होता है। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो। ये विवेक उत्पन्न होने पर औषधिक दुख सुख अहंकार प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 42वां कि 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे। तो हमारे अंतिम तीर्थंकर महावीर थे और ये 24वें तीर्थंकर भी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है कि अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य अहिंसा आस्तेय तथा परिग्रह का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ा। हमारा अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभ, पारसनाथ और पादब्रह्म। पहले जैन तीर्थंकर आपके ऋषभ थे। ऋषभ को पहला जैन तीर्थंकर माना जाता है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे।
जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ और 22वें अरिष्टनेम, 23वें पारसनाथ एवं 24वें महावीर थे। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में तथा अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म के महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर है। हमारा प्रश्न नंबर 44 है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि आपके जो त्रिरत्न होते हैं, जो आपके निर्माण मार्ग में सहायक होते हैं, जिन्हें निर्माण मार्ग कहा जाता है, ये आपके हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, जिसे हम साम्यक विश्वास, साम्यक ज्ञान या साम्यक आचरण कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। जैन धर्म में निर्माण की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न है साम्यक दर्शन, सही विश्वास, साम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, साम्यक आचरण, सुख दुख के संभाव आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक नंबर 5 मौर्य एवं मौर्योत्तर समाज यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। हमारा प्रश्न नंबर 45 है, लिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनामय प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो यहाँ पे आपके जो सम्राट अशोक थे, इनको देवनामय प्रियदर्शी भी कहा जाता था। मौर्य सम्राट अशोक को देवनामय प्रियदर्शी भी कहा जाता था। यह बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। और यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका ये ईसा पूर्व है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 46 है कि राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। सुश्रुत, कश्यप, चरक, पतंजलि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चरक। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान तथा कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक के आचरक संहिता औषध शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। उल्लेखनीय कनिष्क की सभा में नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र, मार्तचेट, संघरच आदि विद्वान निवास करते थे। हमारा प्रश्न नंबर 47 है, नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क शासक या फिर आपका अकबर। तो यहाँ पे हमारे नगर पालिका से संबंधित आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख नागरक अथवा प्रमुख होता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों की 6 समितियों का उल्लेख किया है। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रथम समिति औद्योगिक कलाओं तथा कारीगरों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशी यात्रियों का भोजन, निवास, चिकित्सा का प्रबंध करती थी। तृतीय समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। चतुर्थ समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी समिति उद्योग समिति थी, जो वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी। छठी समिति कर समिति थी, जिसका काम क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना था। हमारा प्रश्न नंबर 48 है, कनिष्क के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई? कनिष्क शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई? पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथी। कनिष्क शासन काल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर बौद्ध धर्म के संगीत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस संगीत में बौद्ध त्रिपिटकों का प्रमाणिक पाठ तैयार हुआ तथा
विभाषा शास्त्र आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया। इस आयोजन में लगभग 500 विद्वान भिक्षुओं ने भाग लिया। उल्लेखनीय ही कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म स्पष्टतया दो संप्रदायों हीनयान व महायान में विभक्त हो गया। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 49 है। मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग। इनमें से कोई नहीं तो आपकी मेगास्थनीज ने आपकी इंडिका लिखी थी, जिसमें मौर्यकालीन आपको विवरण प्राप्त हो जाते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। विदेशी यात्री भारत में यात्रा का समय और रचनाएं। मेगास्थनीज ये आपका भारत में आया था 304 से 299 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और इसने इंडिका की रचना की। अगर हम बात करें फाहियान की, तो ये आपका 399 से लेकर 414 के बीच में आया था, और ये आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन है, और इसने रचना की थी फोक्यू की। और अगर हम बात करें ह्वेनसांग की, तो ये आपका 629 से 645 ईस्वी में आया था हर्षवर्धन के दरबार में, और इसने शिवकी की रचना की थी। हमारा प्रश्न नंबर 50 है। चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। तो चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क शाणवंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इनमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखित है। प्रश्न नंबर हमारा 51 है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश डैश पर निर्भर थी। कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो आपकी जो मौर्य अर्थव्यवस्था थी आपकी कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। इस काल में न केवल कृषि का उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में अति प्रगति हुई। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई। तो आपको ध्यान रखना है कि मौर्य अर्थव्यवस्था आपकी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। हमारा प्रश्न नंबर 52 है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 11वां, 12वां, 13वां या फिर आपका 14वां। तो आपका जो 13वां अभिलेख है ये आपका सबसे बड़ा अभिलेख है। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष में होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। हमारा प्रश्न नंबर 53 है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोशाली। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोशाली। तो अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी आपकी तोशाली थी। अगर हम बात करें तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोशाली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। हमारा प्रश्न नंबर 54 है। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, अशोक। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनाम प्रिय संबोधित किया गया था। भारभू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्धशाक कहा गया है। मास्की, गुज्जरा, नुत्तूर और उडेगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का उल्लेख मिलता है। हमारा प्रश्न नंबर 55 है। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? सिंध और झेलम, झेलम और चिनाब, चेनाब और रावी, रावी और ब्यास। तो आपके सिंध और झेलम नदियों के बीच में आपका तक्षशिला शहर स्थित है। तक्षशिला शहर सिंध एवं झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा है। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। हमारा प्रश्न नंबर 56 है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वें, 13वें। तो आपको जो 13वां अभिलेख है यह आपके सम्राट अशोक के कलिंग विजय का वर्णन करता है, और यही आपका सबसे बड़ा अभिलेख भी है। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं।
जिनमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। नंदवंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था, अतः सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना आवश्यक था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए एवं 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए, जिसका अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने युद्ध की नीति त्याग कर धम्म नीति लागू की। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 57 है, अशोक का सिंह चतुर्भुज चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ था। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ था। कन्नौज में, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। तो आपका यह सारनाथ में था। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। हमारा प्रश्न नंबर 58 है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ये गलत है। बाकी कौटिल्य को चाणक्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से और कौटिल्य के नाम से जाना ही जाता था। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इसके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है, जो कि राजनीति, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र की प्रमाणिक पुस्तक है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है। कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य को भारत का मैकालवी भी कहा जाता है, जबकि समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 59 है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। सारनाथ, सहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। सारनाथ, सहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो सहबाजगढ़ी का अभिलेख है, इसमें आपका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि आपके सारनाथ और धौली में किया गया है। सहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक है। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख की लिपि ब्राह्मी है, जबकि वर्तमान भारत से बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियां भिन्न है, यथा सहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा अभिलेख खरोष्ठी, तक्षशिला अभिलेख आरमाइक लिपि, सरेकुना कंधार अभिलेख यूनानी एवं आरमाइक लिपि द्विभाषिक और लघमान अभिलेख आरमाइक लिपि। हमारा प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बरादरी। तो हमारे मौर्य काल के सबसे सर्वोत्तम प्रतिमान आपका स्तंभ है। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में हुआ। 4वीं से 2वीं सदी ईसा पूर्व हुआ। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इनकी रचना की। हमारा प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कश्मीर, गुज्जर, कर्नाटक, कामरूप। तो आपका जो कामरूप था ये अशोक के साम्राज्य में नहीं था। बाकी कश्मीर, कर्नाटक और गुज्जर आपके तीनों अशोक के साम्राज्याधीन थे। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिले के गुज्जरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुजरात तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। कल्हड़ की रजत रंगनी के अनुसार उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया। गुज्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र भी अशोक के अधीन रहा। कामरूप असम का पुराना नाम है। कामरूप असम का पुराना नाम है। यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। हमारा प्रश्न नंबर 62 है, बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, मौर्य काल। तो आपका जो सांची स्तूप है यह आपका मौर्य काल से संबंधित है। बृहत सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 30 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। हमारा प्रश्न नंबर 63 है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, महर्षि अरविंद। तो आपके जो योग दर्शन के प्रवर्तक थे ये आपके महर्षि पतंजलि जी थे।
योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म कोनारत गोनिया में हुआ। माना जाता है कि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, महाभाष्य, आयुर्वेद पर ग्रंथ। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 64 है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान दिए या किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस दौरान लिखा गया। हमें पहचानना है कि कौन सा राजवंश था: कण्व राजवंश, दास राजवंश, चोल राजवंश या फिर शुंग राजवंश। तो यहाँ पे हमारे इस पैराग्राफ में शुंग राजवंश के बारे में बात की जा रही है। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदर्थ को उनके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। मालिका अग्निमित्र तथा दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र का राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर बरार, विदर्भ तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। शुंग राजवंश के शासन काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। हमारा प्रश्न नंबर 65 है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, वसुमित्र के। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है कि प्राचीन काल के महान व्याकरणविद पतंजलि आपके पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखा। अयोध्याभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है, जिन्हें संपन्न कराने का श्रेय महर्षि पतंजलि को है। हमारा प्रश्न नंबर 66 है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? पराशर, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरि। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है कि कनिष्क के शासनकाल में चरक रहता था। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेदिक विद्वान के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इन्हें आयुर्वेद के पितामह के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। एक कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम 78 ईस्वी से 105 ईस्वी के दरबार में रहते थे। हमारा प्रश्न नंबर 67 है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत, ईरान। तो आपके जो कुषाण थे आपके चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे। कुषाण मूलतः चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण ये मध्य एशिया में जाकर बस गए। ये यूची जाति के थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जिसने भारत पर शासन किया। पेशावर और मथुरा को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 6, गुप्त एवं गुप्तोत्तर समाज यहाँ पे स्टार्ट होता है। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर। हमारा प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान धन्वंतरि, छपणक, अमर सिंह, शंकु, घटपर्ड और कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि, वारामिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हमारा प्रश्न नंबर 69 है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर में स्थानांतरित की गई थी? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? कुरुक्षेत्र, मगध, पाटलिपुत्र, कन्नौज। तुम्हारा राइट आंसर यहाँ पे डी है, कन्नौज। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। यह पुष्यभूत वंश का था। इन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि
हरिशेण थे। इनमें से कोई नहीं समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो आपके जो हरिशेण थे ये आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिशेण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये 4वीं या 4थी शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इसके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्त की रचना की गई थी। प्रयाग प्रशस्त गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय सूत्रों में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। हमारा प्रश्न नंबर 71 यहाँ पे है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो धन्वंतरी थे ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के दरबार में रहते थे। ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक धन्वंतरी थे। अन्य छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, खटकपर्ण, वररुचि, अमर सिंह, वारामिहिर एवं कालिदास थे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पे 72 है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या 78 ईसा पूर्व। तो इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 57 ईसा पूर्व में आपका यहाँ पे विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 57 ईस्वी लिखा हुआ है जो कि गलत है। हमारे तीनों ऑप्शन गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत का प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ किया। संवत प्रारंभ प्रणेता विक्रम संवत आपका 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, जिसको विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया। शक संवत आपका 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिसको कनिष्क ने प्रारंभ करवाया। हिजरी संवत आपका 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो कि मोहम्मद साहब से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 73 हमारा है, खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार और पृथ्वीराज चौहान। तो ये आपके विक्रमादित्य, आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित ये आपके लोग थे। तो खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, यथा कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्ण और वारामिहिर, वररुचि। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 74 है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन 5 इंडीज थे? हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन से 5 इंडीज थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर, या फिर पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। कन्नौज राजस्थान, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो यहाँ पे हर्ष ने जो 5 इंडीज को अपने शासन में लिया था वह आपके थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन पुष्यभूत वंश का महान राजा था। इसने 606 से 647 ईस्वी शासन किया। फैनसांग के अनुसार हर्ष ने उत्तर के 5 राज्यों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जिसे मिथिला कहा जाता था, और उड़ीसा तक अधिकार किया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की। ये विद्वान संभवतः उज्जैन दरबार को संबोधित करते थे, जो चंद्रगुप्त की द्वितीय राजधानी थी। हमारा प्रश्न नंबर 45 है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, काशी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, प्रयाग। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि वह हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोर्च परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। वर्तमान में इस महामोर्च परिषद को कुंभ के तौर पर देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 76 हमारा है, कन्नौज से पूर्व
हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी का, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, थानेश्वर का। तो कन्नौज से पूर्व आपका जो हर्षवर्धन था, ये थानेश्वर का आपका शासक था। आपका ऑप्शन नंबर डी थानेश्वर यहाँ पे राइट आंसर है। अगर हम बात करें इसमें, तो हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 77 है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, राजश्री, कुमार देवी। तो यहाँ पे हमारी जो प्रभावती गुप्ता जी थी, ये गुप्त शासक की महान महिला शासिका थी। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री तथा इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। इनका प्रमाण प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। इन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्योपरांत स्वयं अपने पुत्र प्रवरसेन द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन संभाला था। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 7 है, राजपूत राजवंश, राजपूत डायनेस्टी। हमारा प्रश्न नंबर 78 इसमें है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका प्रशासन था या किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पे तोमर वंश का शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। इस वंश के अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय थे। तोमर, तमर व कुत्तल और उत्तर पश्चिम भारत का एक गोत्र है जो जाट, गुज्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 79 है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कब और कहाँ मारा गया? तराइन 1192, चंदावर 1194, कन्नौज 1194। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंदावर के युद्ध 1194 में जयचंद को मारा गया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। जयचंद युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। कन्नौज के राठौर वंश का शासक जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया क्योंकि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया था। हमारा प्रश्न नंबर 80 है, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? चेर, पांड, राजपूत, चोल। तो यहाँ पे चेर, पांड और चोल ने दक्षिण भारत पे यहाँ पे शासन किया था, जबकि जो आपका राजपूत वंश है इसने दक्षिण भारत पर कभी भी शासन नहीं किया। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गढ़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 8 आ जाता है, पाल वंश, पाल डायनेस्टी। हमारा प्रश्न नंबर 81 है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। तो आपका जो पाल साम्राज्य है आपके पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तुम्हारा राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 82 हमारा है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल, महिपाल। तो जो गोपाल था ये पाल वंश का पहला शासक था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। उसने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ का निर्माण करवाया। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट हो जाता है, दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव व संगम वंश।
हमारा प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था? नटराज मंदिर चिदम्बरम, घोड़ेश्वर मंदिर सिन्नार, पल्लाई वंथार मंदिर तंजावर, बृहदेश्वर मंदिर गंगई कोंड चोलपुरम। तो आपका यहाँ पे जो आपका गोंडेश्वर मंदिर था, यह आपके चोल शासकों के शासनकाल में या उनके संरक्षण में नहीं बनवाया गया था। नटराज मंदिर चिदम्बरम, पल्लवी वंथार मंदिर तंजावर और विद्येश्वर मंदिर गंगे कोंड चोलपुरम को चोल शासकों के संरक्षण में बनवाया गया था, जबकि गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंशीय राजकुमार राजगोविंद ने करवाया था। यह शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सिन्नार तालुका गांव में स्थित है। हमारा प्रश्न नंबर 84 है, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा है। तो महोदयपुर के चेर साम्राज्य में आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। महोदयपुरम में चेर साम्राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में दक्षिण पश्चिम प्रायद्वीप हिस्से में की गई, जो वर्तमान केरल का हिस्सा है। इसके शासकों ने अपने उत्कीर्णन में मलयालम भाषा का प्रयोग किया। जिस अवधि में संगम साहित्य संकलित किया गया था, उसे संगम काल के रूप में जाना जाता है। संगम काल के दौरान 3 प्रमुख तमिल राज चेर, चोल और पांड्य थे। हमारा प्रश्न नंबर 85 है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर बी है कि राजेंद्र प्रथम ने चोल झील का निर्माण करवाया था। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल मंडलम झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी ने किया था। इसकी अन्य उपलब्धियां लंका के अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र को बंदी बनाना तथा पांड्य व केरल राज्यों में प्रतिनिधि मंडल भेजना और गंगे कोंड पंडित का उपाधि धारण करना थी। हमारा प्रश्न नंबर 86 है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। तो आपके जो तमिल साहित्य हैं, इनको हम संगम साहित्य भी कहते हैं। अगर हम बात करें तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राज के संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता है उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाना चाहते हैं। ठीक, तो हमें यह ध्यान रखना है कि तमिल साहित्य को ही हम संगम साहित्य कहते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 87 है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? वेल्लानुगई, सालाभोग, पल्ली छद्दनम, ब्रह्मदेव। तो आपके जो चोल अभिलेखों के अनुसार जो जैन सभाओं को भूमि दान दी जाती थी, उन्हें हम पल्ली छद्दनम कहते थे। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि जो दान दी जाती थी, उसका विवरण निम्नवत है। वेल्लानुगई गैर ब्राह्मण किसान की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, सालाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, और पलिछद्दनम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, और देवदान या तिरुमन मठ डक्कानी किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदन कहा जाता था। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 10 यहाँ पे है, प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्रश्न नंबर 88 है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र। तो आपका जो लीलावती है, यह आपका गणित पर लिखा गया है कि प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का विषय गणित है और खगोल शास्त्र है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया। उल्लेखनीय के साल 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ किया गया, जो कि महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी परिषद AICTE
एक अभिनव शिक्षा कार्यक्रम है। इसमें 625 श्लोक हैं, साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। प्रश्न नंबर हमारा 89 है, मल्लिकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी? मल्लिकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी? भारवी ने, दांडी ने, भास ने, कालिदास ने। तो आपकी जो मल्लिकाग्निमित्रम पुस्तक थी, इसके रचयिता आपके कालिदास जी हैं। मल्लिकाग्निमित्रम कालिदास, दस कुमार चरितम दांडी, स्वप्नवदास दत्ता आपकी महाकवि भास और किरातार्जुनीयम आपके भारवी ने लिखी थी। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 90 है, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, रायदास। तो आपकी ये कालिदास जी हैं अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, वेदव्यास, महाभाष्य, पतंजलि, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, रघुवंशम, कालिदास, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, कामसूत्र, वात्स्यायन, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, गीत गोविंद, जयदेव। तो आपको ये चीज यहाँ पे इतनी पुस्तकें भी आपको याद रखनी है और इन्हीं में से आपका आने वाला प्रश्न भी बन जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 91 है, कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या बाण? तो आपके बाण भट्ट ने कादंबरी को लिखा था। अगर हम बात करें तो कादंबरी संस्कृत साहित्य का महान विंक है। इसके रचनाकार बाण भट्ट हैं। इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की है। हमारा प्रश्न नंबर 92 है, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तमिल, पाली, संस्कृत, हिंदी। तो आपका जो विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस है यह आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी पूर्व में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाखा दत्त हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्राप्त है। हमारा प्रश्न नंबर 93 है, मेगास्थनीज जिसे भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश का निवासी था? मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश का निवासी था? पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र, तुर्की। तो आपका जो मेगास्थनीज था यह आपका ग्रीक या ग्रीस का निवासी था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगास्थनीज यूनान, ग्रीस का निवासी था। सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। और टॉपिक नंबर 11 है यहाँ पे, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला। इसमें हम एंशियंट, आर्किटेक्ट, पेंटिंग और म्यूजिक संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 94 हमारा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हेलीबिडी में और पापनासम, बदामी, हम्पी। आपका जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है यह आपका हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी पणंगकल में तुंगभद्रा नदी किनारे पर स्थित है। इसे यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूपों में से एक विरूपाक्ष को समर्पित है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर द्रविड़ स्थापित शैली में ईंट और चूने से बना है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 95 है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो का मंदिर आपका पाया जाता है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईसा पूर्व से 1130 ईसा पूर्व के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 96 है, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। पातालेश्वर, भैरव, धूतनाथ, कैलाश। तो आपका जो कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है वह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर
दुनिया में सबसे बड़ा एकाश्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एकाश्मक मंदिर का अर्थ होता है एक ही पत्थर के द्वारा या एक ही पत्थर को काटकर पूरे मंदिर का निर्माण जब किया जाता है तो उसे हम एकाश्मक मंदिर कहते हैं। और इसको आपके राष्ट्रकूट राजाओं ने में कृष्ण प्रथम ने बनवाया था 8वीं शताब्दी में। हमारा प्रश्न नंबर 97 है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, कुषाण काल में? तो कुषाण काल में मथुरा कला जो था वो अपने चरम पे था। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय में हुआ। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ। इसमें आदर्शवादी कला और सौंदर्य को प्रधानता दी गई। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता था। इस कला में देवताओं की मूर्तियों में आध्यात्मिकतावाद और भौतिकता को दोनों दिखाई देती है। मथुरा कला में सभी धर्मों में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जैसे कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, दुर्गा, शिव, गणेश आदि। किन सर्वाधिक मूर्तियां की बनाई गई हैं? किन सर्वाधिक मूर्तियां कृष्ण की बनाई गई हैं यहाँ पे? अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 98 की, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाएं, उदयगिर, मेहरगढ़, भीमबेटका। तो आपके भीमबेटका में नवपाषाण कालीन गुफा में चित्रकारी मिलती हैं। भारत में नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व गुप्त चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भीमबेटका से मिलती है। मानव शरीर ढकने के लिए पशुचर्म, पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की शुरुआत की थी। हमारा प्रश्न नंबर 99 और प्राचीन इतिहास का आखिरी प्रश्न हमारा है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोनभद्र। कि सोनभद्र में आपके प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हैं। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों में गुफा आश्रयों में स्थित हैं और लगभग 250 राग कला पेंटिंग है। लक्ष्मण, पंचमुखी कौवा खो और लखमा के गुफा आश्रयों में पेंटिंग उल्लेखनीय है। दोस्तों, हमारा प्राचीन इतिहास यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।